हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। दोस्तों, यह जो एक ऐसा टॉपिक है, मैं कहूंगी ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आज के बाद आपको इसके संबंध में कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सबके लिए एक समस्या सी बनी रहती है कि अनुस्वार और अनुनासिक पे आखिर अंतर क्या है। कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर अनुस्वार होगा और कहाँ पर अनुनासिक है। हम कैसे समझेंगे कि यह अनुस्वार का उच्चारण हुआ है या अनुनासिक का उच्चारण हुआ है। तो आज हम लोग इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित जो ये वीडियो है, आप लोग इसे या लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप चाहे किसी भी कक्षा में है या आपके काम का है, और साथ ही जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना समय को बर्बाद किए अनुस्वार और अनुनासिक इसे बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है अनुस्वार। अनुस्वार का सबसे पहले हम लोग उच्चारण करेंगे। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह नाक के माध्यम से होता है। मतलब हवा बोलते समय हवा जो होती है, वायु, वह नाक से बाहर निकलती है, तो इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे एक शब्द है जंगल। जंगल में आप देख रहे हैं जो ऊपर बिंदु है, यह अनुस्वार है। अनुस्वार का जो मूल रूप होता है वो बिंदु के रूप में होता है, जो किसी वर्ण के ऊपर लगता है। तो जंगल है, जंगल में अनुस्वार है। जंगल का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक, इसमें बिंदु नहीं होकर चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कुआं, कुआं के ऊपर यह जो चंद्र बिंदु बना हुआ है, यह अनुनासिक है। और अनुनासिक का जब उच्चारण किया जाता है तब जो वायु निकलती है हमारे मुंह से, वह नाक और मुंह दोनों से निकलता है। मतलब नाक मुंह दोनों का योग होगा, दोनों से वायु निकलेंगे अनुनासिक का उच्चारण करने में। जैसे आप शब्द देख रहे हैं आंख। आंख आप बोलते हैं तो इसमें नाक और मुंह दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, दोनों से ही वायु निकलते हैं। चांद, चांद अनुनासिक है। गांव अनुनासिक है। और इसी के जगह पर यदि हम कह दें चंद, तो चंद अब ये अनुस्वार है। यहाँ पर आपका वायु मात्र नाक से निकला। लेकिन अगर हम कहें चांद, तो चांद में नाक और मुंह दोनों से ही वायु निकलते हैं, दोनों का योग होता है अनुस्वार के उच्चारण में। अब हम लोग यह देख लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारा व्यंजन वर्ण का वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, जब मैंने आप सबको पंचमाक्षर पढ़ाया था तब मैंने वर्गीय व्यंजन बहुत बेहतर तरीके से समझाया था कि वर्गीय व्यंजन आखिर होता क्या है। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। क ख ग घ अंग 5 वर्ण, च छ ज ज इया 5 वर्ण, ट ठ ड ढ अण 5 वर्ण, त थ द ध न 5 वर्ण, प फ ब भ म 5 वर्ण। ये जो 5 5 5 5 का ग्रुप है, इस वर्ण को, इतने सारे को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग है और एक वर्ग में बना हुआ है। और इन सब का जो नाम होता है वह उसके वर्ग में आने वाले पहले वर्ण के नाम से होता है। जैसे हम इतनों को यदि एक साथ बोलना चाहें तो हम कहेंगे कवर्ग। अगर इतनों को हम एक साथ बोलना चाहें तो हम कहेंगे च वर्ग। यदि इतनों को एक साथ बोलना चाहें तो कहेंगे ट वर्ग। यदि इतनों को एक साथ बोलना चाहें तो हम कहेंगे त वर्ग। और यदि इतनों को एक साथ बोलेंगे तो यह होगा प वर्ग। इसके अलावा कोई भी वर्गीय व्यंजन नहीं है। और इसमें जो यह पहला वर्ण है, यह है इन सबका मुखिया, हेड। इनके नाम से इनके परिवार की नाम होती है, जानी जाती है। और ये जो है आपका अंतिम का 5 वर्ण, सिर्फ और को नहीं देखना है, सिर्फ इनको देखना है। ये है इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य, बच्चा। कह सकते हैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य एक बच्चा है ये। और इसे कहते हैं पंचमाक्षर। इसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर या पंचम अक्षर।
या पंचम वर्ण, आप कई नाम इसके हैं, लेकिन सबके अर्थ एक ही है कि ये पांचवें वर्ण के बारे में बात की जा रही है। तो पंचमाक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पांचवें नंबर पर है। पांचवें नंबर पर आने के कारण इसका नाम है पंचमाक्षर। और ये जो अनुस्वार है, ये जो बिंदु रूप है, यह मूल रूप से यही पांच है। जब किसी शब्द में इन सब को आधा रूप से लिखा जाता है, मतलब ये पूरे नहीं लिखे जाते हैं, इसके नीचे हम हलंत डाल दें तब ये अनुस्वार के रूप में आ जाएंगे। यदि हम अंगा को आधा लिख दिए तो मतलब वो अनुस्वार बन जाएगा। यदि इया को आधा लिखा गया तो वो अनुस्वार बनेगा। और इन सब के नीचे हलंत डालना जरूरी है, यह इस बात का चिन्ह है कि वर्ण आधा है। दंत न आधा यदि लिखा गया तो वो अनुस्वार रूप में होगा। यदि म आधे रूप में लिखा गया तो अनुस्वार रूप में होगा। लेकिन कहां पर इन सब को हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग ये उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है शंकर, झंडा, पंचायत, घंटी, लंबा। अब ये जो शंकर है, इसमें जो ये ऊपर उच्चारण हुआ है अनुस्वार का, यह मूल रूप से पंचमाक्षर है, क वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण। जैसे शंकर, शंकर को हम लोग यदि वर्ण विच्छेद करें, यदि शंकर को हम लोग वर्ण विच्छेद करें तो हम लोग करेंगे तलविष प्लस अंगा, क्योंकि यह पंचमाक्षर वाले वर्ण है और अंगा आधा है, इसलिए इसके बाद कोई स्वर ना होकर सीधे व्यंजन आ जाएगा अगला वर्ण। और क के साथ अ शामिल है, इसलिए अ लिखेंगे। और फिर आता है र, र के साथ भी अ का योग है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ण आया, ये अंग, ये इसका अंतिम वर्ण क वर्ग का पंचम वर्ण अंग है। तो अब झंडा, झंडा में भी आप देख रहे हैं ये जो ऊपर बिंदु आया, ये जो अनुस्वार आया, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा इस वर्ण का आधा। मतलब यहाँ पर हम लोग करेंगे झ हलंत प्लस अड़ा, इसको आधा कर देना है। और इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर अगला वर्ण लिखेंगे ड, और ड के बाद आ है, आ हम लोग लिखेंगे तो बन जाएगा झंडा। ऐसे ही कर करके सभी वर्णों का वर्ण विच्छेद होगा। तो वर्ण विच्छेद आप लोग इसकी वीडियो देख लेंगे, आप लोगों को वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ण विच्छेद कैसे करना है। लेकिन हम लोगों का यहाँ प्रश्न यह है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि यह जो बिंदु है ये अंगा में बदलेगा, यह जो बिंदु है ये अड़ा में बदलेगा। और एक और हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि लंबा, लंबा का करते हैं तो ल के बाद म है आपका आधा, और फिर आता है ब, क्योंकि आपका जो म है वो पूरा आधा है, इसलिए उसके बाद हम कोई स्वर नहीं लिखेंगे और आ लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा लंबा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुस्वार है वो म में बदल गया। घंटी अगर हम लोग करें तो घ, फिर यहाँ पर बिंदु है और वो हो जाएगा अड़ा में बदलेगा, और हलंत, उसके बाद ट हलंत प्लस बड़ी, तो यहाँ पर बड़ी लिख देंगे हम लोग, तो ये हो गया घंटी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिंदु है, अनुस्वार है, वह कहीं पर तो अंगा में बदलता है, कहीं अड़ा में, कहीं म में। एक और है पंचायत, पंचायत को हम लोग देखें तो प हलंत, यहाँ पर जो बिंदु आया ये अनुस्वार, ये किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा इया में, इया। और फिर आता है च, क्योंकि ये आधा है इसलिए हम इसके बाद कोई स्वर नहीं लिखेंगे, और च के बाद स्वर है आ, तो हम लोग आ लिखेंगे। और फिर य में अ शामिल है, इसलिए हम अ को बाहर करेंगे। और उसके बाद है त, त में भी अ का योग है।
अब इस चीज को पूरे ध्यान से आप लोग समझिए कि आखिर कैसे अनुस्वार कहीं अंगा में, कहीं इया में, कहीं अड़ा में, कहीं म में, कहीं दंतना में बदलेगा, तो कहां पर कौन आएगा ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो शंकर यहाँ पर अंगा है, उसके बाद क है, तो हम लोग इस अनुस्वार का उच्चारण जहां पर हो रहा है उसके ठीक बाद वाले वर्ण को देखेंगे। कौन है उसके बाद, तो उसके बाद है क। तो हम लोग देखेंगे कि बाद में जो वर्ण आया वह कौन से वर्ग का वर्ण है। तो क मिल रहा है हमें पहले वर्ण में, क वर्ग में ये क है। अब हमें यह देखना है कि इसका पांचवा वर्ण कौन है। तो इसका पांचवा वर्ण है अंग। जब इसका पांचवा वर्ण मिला अंग, अंग है, अब वो अंग यहाँ पर बाद वाले वर्ण जो आया है उसके अनुसार ही हम यह पता करेंगे कि अनुस्वार को जब नीचे करते हैं, हम वर्ण पंचम वर्ण में लिखते हैं, तब वो कौन से पंचम वर्ण में बदलेगा यह उसके ठीक बाद में आने वाले वर्ण के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर क है और क यहाँ है और क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग, तो ये जो अनुस्वार है वो अंग में बदल जाएगा। अब दूसरा है झंडा। झंडा में अनुस्वार का उच्चारण के बाद ड का उच्चारण होता है, तो हम देखेंगे ड कौन से वर्ग में है। तो ड है यहाँ, और इसका पांचवा वर्ण कौन सा है, ये इस ट वर्ग में ड आता है, और ट वर्ग का पांचवा वर्ण है अड़। अड़ा है यहाँ पर, तो हम ये समझेंगे कि ये जो अनुस्वार है वो अड़ा में बदलेगा, क्योंकि उसके बाद का आने वाला जो वर्ण है वो ट वर्ग का है और ट वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ा है। इसके बाद है पंचायत। पंचायत में अनुस्वार इया में बदल गया है। क्यों बदला, क्योंकि अनुस्वार के ठीक बाद चौक आ रहा है, और चौ कौन से वर्ग में है, तो च वर्ग में है, और च वर्ग का पांचवा वर्ण कौन है, तो इया है। तो इया, अब हम ये जो है इसके आधार पर यह डिसाइड हुआ, इसके आधार पर यह निर्धारित हुआ कि यह अनुस्वार इया में बदलेगा। घंटी, आप समझ सकते हैं अनुस्वार के बाद ट का उच्चारण हो रहा है और ट यहाँ है और ट वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ा है। तो यहाँ पर अड़ा हमने अनुस्वार को अड़ा में बदले हैं किसके आधार पर, तो बाद में आने वाले वर्ण के आधार पर। ठीक वैसे ही है लंबा। तो लंबा में भी जब हम लोग अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके बाद आ रहा है ब, और ब कौन से वर्ग में है, तो इस वर्ग में है, प वर्ग में, और ब प वर्ग में है, तो प वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण है म। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुस्वार आधे म में बदल गया। तो आप समझ गए कि अनुस्वार आखिर है कौन। अनुस्वार मूल रूप से ये 5 वर्ण है। जब किसी शब्द में ये 5 वर्ण आधे लिखे जाते हैं तब वहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। लेकिन सावधान, मात्र वहीं पर अनुस्वार नहीं होता है। यह तो सिर्फ एक रूप हुआ, इसका अनुस्वार का सिर्फ एक प्रयोग हुआ, लेकिन इसके अलावा भी अनुस्वार का और भी प्रयोग होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि अनुस्वार संबंधी कुछ नियम को, आखिर कहाँ कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और किन रूपों में किया जाता है, यह जानना है। आगे का हमारा बिंदु है अनुस्वार संबंधी नियम। सबसे पहला नियम है इसका कि शब्द में बिंदु का उच्चारण जहां पर होता है उसके ठीक पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाले पीडीएफ में हमने देखा जैसे कि शंकर, तो क के ऊपर बिंदु का उच्चारण हो रहा है तो उससे ठीक पहले वाले जो वर्ण होंगे अनुस्वार वहां पर प्रयोग होगा। जैसे हम कहते हैं झंडा, तो यहाँ ड से पहले वाले में अनुस्वार का प्रयोग हुआ, तो ड से जो पहले वाला वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार यह है पहला नियम। और दूसरा नियम बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि किसी शब्द में यदि 2 पंचम वर्ण, अब एक पंचम वर्ण आएगा तो आधा रहेगा, हम उसे अनुस्वार में बदल देंगे। लेकिन यदि किसी शब्द में 2 पंचम वर्ण एक साथ आए और दोनों ही अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, मतलब किसी शब्द में यदि 2 पंचम वर्ण एक साथ आए तो दोनों ही अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, ना कि बिंदु रूप में। पंचम वर्ण जरूर अनुस्वार में बदलता है, लेकिन यदि किसी शब्द में 2 पंचम वर्ण एक साथ चले आएंगे
तो अब वो अपने मूल रूप में लिखे जाएंगे, ना कि अपने बिंदु रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है सम्मेलन, तो सम्मेलन में हमने क्या किया है, दो पंचम वर्ण एक साथ आ गया है, दो म, और ये दोनों ही क्या है, तो पंचम वर्ण है। तो ये क्या हो गए, अपने मूल रूप में लिखे हुए हैं, बिंदु रूप में नहीं। लेकिन वही यदि हम इसे इस तरीके से लिख दें, स के ऊपर बिंदु, म में एक ही मात्रा, ल न, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पंचम वर्ण, जब दो पंचम वर्ण एक साथ आएगा तो वो अपने मूल रूप में लिखा जाएगा, बिंदु रूप में वो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। एक और देखिए अन्न, अन्न अनाज हम लोग खाते हैं, उसमें दंत न, दंत न दो बार आया है, और दोनों ही न, मतलब ये जो न है ये पंचम वर्ण है, तो ये दोनों ही अपने मूल रूप में लिखे गए हैं। अगर हम उसे ऐसा कर दे कि अ के ऊपर एक नौ को बिंदु बनाकर डाल दे और एक नौ पूरा लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पंचम वर्ण जहां भी दो पंचम वर्ण या कोई भी पंचम वर्ण दो बार आ जाएंगे, तब वो अपने मूल रूप में होंगे, बिंदु रूप में नहीं होंगे। प्रसन्न, प्रसन्न में भी न दो बार आ गया है और यह अपने मूल रूप में है। यह जो है बिंदु रूप में एक दिया गया है, यह गलत है, आप लोग कभी भी इसे नहीं लिखेंगे, सही इधर है, ठीक है। चिन्मय, देखिए यहाँ पर दो पंचम वर्ण है, एक न एक म, तो न भी पंचम वर्ण, म भी पंचम वर्ण, और दोनों ही अपने मूल रूप में लिखे गए हैं, बिंदु रूप में नहीं लिखे गए हैं। बिंदु रूप में दो पंचम वर्ण एक साथ आने पर नहीं लिखे जाएंगे। वही यदि हम इसे च छोटी की मात्रा बिंदु म य कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी शब्द नहीं लिखे जाते हैं, आप इस तरह का ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ अनुस्वार संबंधी दूसरा नियम। पहला तो हुआ कि जिस शब्द पर अनुस्वार का उच्चारण होगा उसके ठीक पहले वाले जो वर्ण होंगे उनके ऊपर बिंदु दी जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि जब दो पंचम वर्ण एक साथ आएंगे तब वो अपने मूल रूप में लिखे जाएंगे, बिंदु रूप में लिखे नहीं जाएंगे। तीसरा नियम, तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। य र ल व ये है अंतस्थ व्यंजन, तालव्य मूर्धन्य स दंत स ह ये है उष्म व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन से पूर्व यदि पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार बिंदु रूप में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि अनुस्वार ये जो पंचम वर्ण है या अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के पहले आ गया तो वो अपने मूल रूप में नहीं लिखा जाएगा बल्कि बिंदु रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे शब्द है संसार, संसार में ये जो बिंदु है ये अब आ गया पंचमाक्षर, तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसे मूल रूप में नहीं लिखेंगे, ये अपने बिंदु रूप में आएगा। यदि हम इसे मूल रूप में लिख दें, जैसे इस बिंदु का हमने यहाँ पर आधा नौ बनाकर लिख दिया संसार, तो यह गलत हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन से पहले यदि पंचमाक्षर आए तो वह अनुस्वार के रूप में होंगे, मूल रूप में नहीं होंगे। जैसा कि ये आपने देखा, ये बिल्कुल सही है। और उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक शब्द है अन्य, अन्य मतलब कोई दूसरा। तो अन्य जब हम लोग बोलते हैं तब यहाँ पर अनुस्वार, एक मिनट, ये उदाहरण को आप लोग ना देखें, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। और दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं संयम। तो संयम यहाँ पर ये आपका जो आधा नौ और य के आ गया, तो ये एक तरीके से आपका अंतस्थ वर्ण के पहले या नौ एक मूल वर्ण के रूप में है, ना कि अनुस्वार के रूप में है। दूसरा है यहाँ पर संयम। तो संयम में भी अनुस्वार का उच्चारण, ये पंचमाक्षर का उच्चारण अनुस्वार के उच्चारण से ठीक बाद अंतस्थ वर्ण आए हैं य, तो यहाँ पर अनुस्वार अपने बिंदु रूप में है, ना कि अगर इसे पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वो गलत होगा। जैसे मैंने उसे यहाँ लिखा है संयम, तो यहाँ पर पंचमाक्षर को मूल रूप में लिख दिया गया है, जो कि गलत है। फिर है संशय, अनुस्वार के ठीक बाद उष्म वर्ण तालव्य श ये आया हुआ है। तो उष्म वर्ण यदि अनुस्वार के ठीक बाद उष्म वर्ण हो तो अनुस्वार को बिंदु रूप में ही रहना है, अगर उसे पंचमाक्षर रूप दे दिया गया तो वह गलत होगा। जैसे संशय, यहाँ पर नौ आधा लिख दिया गया है, जो कि गलत है। संरक्षक,
संरक्षक मतलब रक्षा करने वाले। तो संरक्षक यहाँ पर बिंदु के उच्चारण के बाद, अनुस्वार के उच्चारण के बाद अंतस्थ वर्ण आए हुए हैं र। तो यहाँ पर जब अनुस्वार के उच्चारण के बाद उष्म वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो अनुस्वार अपने बिंदु रूप में होंगे, ना कि अपने पंचमाक्षर रूप में। इस तरीके से यदि संरक्षक लिखा जाएगा तो यह गलत होगा। इतने जो इधर साइड तरफ का उदाहरण है यह बिल्कुल सही है, इसे आप लोग इग्नोर करें। अच्छा दोस्तों, यह जो हमारा अगला बिंदु है वह यह आपको बताने के लिए है कि आखिर अनुस्वार का प्रयोग किया क्यों जाता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि अनुस्वार का प्रयोग हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, मूल रूप से संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत भाषा में अनुस्वार का प्रयोग इस तरीके से नहीं होता है, और हिंदी में क्यों होता है? तो हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिक की ध्वनियों के लिए, नासिक की ध्वनि कौन है? तो पंचमाक्षर, अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये सब है पंचमाक्षर, और इसे नासिक की ध्वनियां भी कहते हैं। तो नासिक की ध्वनियों की जगह पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। क्यों? हिंदी को सरल बनाने के लिए। संस्कृत में इनका यही रूप बना रहता है, संस्कृत में इन सबका वही रूप, इनका अपना मूल रूप ही बना रहता है, या बिंदु रूप में नहीं बदलते हैं। जैसे संस्कृत में लिखा है चंचल, तो चंचल में आप देख रहे हैं यह जो इया है वो अपने मूल रूप में है। ठंडक, ठंडक में अड़ा अपने मूल रूप में है। चंदन, चंदन में भी दंत न अपने मूल रूप में है। कंबल, कंबल में भी पंचमाक्षर है म, और ये अपने मूल रूप में है, और ऐसे अनेक शब्द हैं। लेकिन जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तब वही इया यहाँ पर बिंदु रूप में बदल जाता है, चंचल। आप देख रहे हैं ये जो इया है वही यहाँ अनुस्वार में बदल गया। चंदन, चंदन यहाँ पर दंत न है और यहाँ पर अनुस्वार में बदल गया। कंबल, कंबल में म आधा है और यहाँ पर वही म अनुस्वार बिंदु रूप में बदल गया। तो इस तरीके से हिंदी में पंचमाक्षर को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, बिंदु रूप में भी और अपने मूल रूप में भी। और कहीं पर ऐसा भी होता है जहां पंचमाक्षर अपने मूल रूप में ही आते हैं तो उसके कंडीशन होते हैं, जो कि मैंने आप सबको बता दिया। पूरी वीडियो को कम से कम आप तो 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, कोई समस्या ना रहे। अब हम लोग यह देखेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग कब ना करें। अनुस्वार का क्या सब जगह प्रयोग किया जाता है? नहीं, अनुस्वार का प्रयोग कुछ जगह पर नहीं किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सी स्थिति रहेगी? तो जैसा कि हम लोगों ने इसे पढ़ ही भी लिया है, पंचमा अनुस्वार के नियम में भी एक बार फिर से उसे रिपीट किया जा रहा है कि यदि पंचम वर्ण लगातार 2 बार आए तो वहां अनुस्वार नहीं लगता है। यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण 2 बार आ गया तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अन्न, सन्निहित, सानिध्य, चिन्मय, उन्मुख, वांग्मय, उन्नति, गन्ना आदि, इन सब में आप देख रहे हैं कि पंचम वर्ण आए हुए हैं और पंचम वर्ण 2 बार आ गए हैं और लगातार आए हैं। तो उस स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि पंचम वर्ण अपने मूल रूप में ही लिखे जाएंगे। यहाँ पर हमारा अनुस्वार समाप्त हुआ। अब हम लोग समझेंगे अनुनासिक। अनुनासिक आखिर है क्या, कैसे हम इसे पहचानेंगे, कैसे इसका प्रयोग को हम जानेंगे, इसके आगे आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अनुनासिक क्या है? तो वे स्वर ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। इसे दर्शाने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इस तरीके से चांद बना दिया जाता है और ऐसे बिंदु लगाया जाता है। ये है अनुस्वार का चिन्ह। आप जानते हैं, इसे हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके थे, इसलिए आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के द्वारा होता है। दोस्तों, आप सबसे प्रश्न है, नाक और मुंह इनमें कौन से शब्द है जिसमें अनुनासिक के चिन्ह लगे हुए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के लिए आशाएं, कांपना, पांच, बाया, तो ये सारे जो आप शब्द देख रहे हैं इन सब में अनुनासिक है, और इन सब के उच्चारण करने के दौरान
हवा हमारे मुख और नाक दोनों से ही बाहर निकलते हैं, इसलिए यह अनुनासिक है। अगला हमारा बिंदु है अनुनासिक के नियम। अनुनासिक के आखिर नियम क्या है? दोस्तों, अनुनासिक के नियम के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बहुत को पता नहीं है। आज के बाद आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्या नियम है कि यदि किसी शब्द में मात्रा सिरोरेखा के ऊपर लगी हो, सिरोरेखा मतलब जब हम लोग कोई शब्द लिखते हैं तो इस तरह से लाइन खींचते हैं पहले, तो इस लाइन को कहते हैं शिरोरेखा। जैसे हमने लिखा कमल, कमल, तो कमल के ऊपर जो ये लाइन खींची गई ये शिरोरेखा है। तो यदि किसी शब्द में मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तो वहां पर चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में ना होकर बिंदु रूप में होता है। चंद्र बिंदु का मूल रूप है यह। लेकिन यदि किसी शब्द में मात्रा जो है वह सिरोरेखा के ऊपर लग गई तब वहां पर चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में ना आकर केवल अब बिंदु रूप में आता है। जैसे यहाँ पर जितने वर्ण है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की, छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, ओ, औ, अगर इन सब की मात्रा देखी जाए तो इन सब की मात्रा सिरोरेखा के ऊपर जाती है। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ और औ, इन सब की जो मात्रा है वो सिरोरेखा के ऊपर गई। तो यदि किसी शब्द में सिरोरेखा के ऊपर गई मात्रा में चंद्र बिंदु का प्रयोग आ गया तब वो अपने मूल रूप में नहीं होकर मात्र बिंदु रूप में रहता है। जैसे यहाँ पर शब्द है में, तो में जो ये बिंदु है ये अनुस्वार नहीं है बल्कि चंद्र बिंदु है। मैं में भी जो ये बिंदु है वह अनुस्वार ना होकर चंद्र बिंदु है। हमें में यह चंद्र बिंदु है। तुम्हें में भी यह चंद्र बिंदु है। जैसे म प्लस ए और ए के ऊपर है चंद्र बिंदु, तो जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु नहीं देंगे बल्कि मात्र बिंदु रूप में ही आ जाएगा। उसी प्रकार म और ऐ में भी यह जो बिंदु लगा ये चंद्र बिंदु है और जब हम इसे लिखेंगे तो मैं के ऊपर यह बिंदु। हाँ, ए में यह चंद्र बिंदु है, हो जाएगा है। मैंने, तुम कहाँ जा रहे हो, हम घर जा रहे हैं, तो है में जो बिंदु आएगा यह बिंदु अनुस्वार ना होकर यह चंद्र बिंदु है। नहीं में भी यह जो बिंदु है वह चंद्र बिंदु है। अगर आप लोग पूछेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर चंद्र बिंदु को चंद्र बिंदु मूल रूप में ना लिखकर आखिर बिंदु रूप में क्यों लिखा जाता है, तो इसका मूल कारण है कि यदि यहाँ पर अनुस्वार सिरोरेखा के ऊपर मात्रा गई और उसके बगल में हम चंद्र बिंदु को इस तरीके से दे दे तो क्या हो रहा है, यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी बात कि यदि इसके बाद कोई वर्ण आया तो चंद्र बिंदु किसके पास है, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है या इसके बाद वाले वर्ण के ऊपर है, इसमें भी पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण बहुत ही कंफ्यूजन होती है। एक तो इसका रूप पूरी तरह से बिगड़ जाता है, देखने में सुंदर नहीं लगता है, और दूसरा यह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाला होता है। इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने यह तय कर रखा है, यह नियम बनाए हैं कि यदि सिरोरेखा के ऊपर मात्रा गई तब वहां यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग करना हुआ तो चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में ना आकर मात्र अपने बिंदु रूप में रहेगा। यही हम सबको फॉलो भी करना है और इस चीज को हमें याद रखना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको हमारा ये टॉपिक, कैसा लगा आप सबको मेरे ये पढ़ाने का तरीका, यह सब आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। ये जो आपका टॉपिक रहा अनुस्वार और अनुनासिक, आप लोग इस वीडियो को 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा। आप लोगों को सब दिन के लिए समझ में आ जाने वाला है। मेरी अगली वीडियो बहुत जल्दी आप सबके पास आएगी, इसके लिए आप लोग पूरी तरह से इंतजार करिए और मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द बनाती हूँ और आप सब तक मैं पहुंचाती हूँ। थैंक यू।